तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेंस वाला के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी जानते हैं कि ये हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत हम जो है कंप्लीट कर रहे हैं या फिर हम तैयार कर रहे हैं मध्य प्रदेश जीके के फैक्ट। बहुत सारे वो फैक्ट जो कि एग्जाम में आने की संभावना है, जिनकी बहुत ज्यादा है, या फिर विगत वर्षों में जो पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हुए हैं वहां पूछे ही गए हैं, तो संभावना तो बिल्कुल ज्यादा है। तो उन्हीं संभावनाओं के चलते हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसका ये दूसरा लेक्चर है। पहली सीरीज जो पहला लेक्चर था वो बिल्कुल आपने सुन लिया होगा, वो सेशन आपने देख लिया होगा। देखो यार, डेफिनेटली बोल रहा हूँ, लंबी सी सीरीज में से ना ये लगभग 1000 से 2000 क्वेश्चन होंगे और इस सीरीज में से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो तो 17 दिसंबर को जब पेपर देके आओगे ना, सबके स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगा, है ना। यकीन मानो, क्योंकि हम वो कवर वही कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यार, यहां से प्रश्न नहीं आएगा तो कहां से आएगा, है ना। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उन जजों के बारे में भैया जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने हैं। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज भी रहे हैं और साथ साथ भैया सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने हैं। उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, क्या क्या नाम है उन जस्टिस का जो इस पद पर, दोनों पदों पर रहे हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल समझ रहे हैं, पहला नाम आ जाता है इस सीरीज में। हम ऐसे इसको ये बना लेते हैं और मैं पहला नाम आपको बता देता हूं। बहुत आपको बड़े बड़े अक्षरों में साफ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, डेफिनेटली, बिल्कुल टेंशन मत। तो राइटिंग तो बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि मेरी राइटिंग बेकार है, लेकिन मैं आपको यहां इश्यू नहीं होने दूंगा कोई भी समझने में, कोई भी फैक्ट बताने में। तो सबसे पहले तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, ये आपको बहुत अच्छे से नाम याद है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब जो हैं, मध्य प्रदेश के जज भी रहे हैं, मध्य प्रदेश के हेड मुख्य जज भी रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं। अगला नाम आ जाता है इसमें, अगला नाम आ जाता है इसमें पटनायक साहब का। क्या नाम है? पटनायक साहब। यार देखो, नहीं है यार, आप सरनेम याद कर लो, कुछ भी याद कर लो, वहां क्वेश्चन आएगा बहुत ट्रिकी। इतना ज्यादा इसमें नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, ये नेम याद होने चाहिए। पटनायक साहब का नेम होना चाहिए आपको। ए के माथुर साहब का नाम याद होना चाहिए। ए के माथुर साहब का आपको नाम याद होना ही चाहिए। ये तीनों के तीनों आपको नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और एक और आपको नाम बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि भाई बोबड़े साहब, जो अभी हाल ही में तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा है इनको चीफ जस्टिस। हम मोहम्मद हिदायतुल्लाह तो बहुत पहले के हैं ना यार, बोबड़े साहब को तो हमने अपने सामने बनते हुए देखा है। तो बिल्कुल अब बोबड़े साहब भी जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज भी रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं। एक और बहुत लंबा बहुत बड़ा नाम आ जाता है जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले से बिलोंग करते हैं, जे एस वर्मा। ये आप ध्यान रखना, कहां से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये। हाँ, मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये। कहां से बिलोंग करते हैं? सतना मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जे एस वर्मा, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे। एक और बड़ा नाम आ जाता है, गुना जिले से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है? रमेश चंद्र लाहौटी। क्या नाम है? रमेश चंद्र लाहौटी। हम यहां लिख देते हैं ये। क्या नाम है? रमेश चंद। अच्छा, सबके सामने ना आप जस्टिस लगा लेना, जस्टिस जे एस वर्मा, जस्टिस रमेश चंद्र लाहौटी। मैं आपको यहाँ फैक्ट बता रहा हूं, मैं यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ। रमेश चंद्र लाहौटी ये कहां से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल मध्य प्रदेश के गुना जिले से बिलोंग करते हैं, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज भी रहे हैं। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे कोई एकदम से याद आया कि अच्छा, कोई बताएगा मुझे कि संचालन है जो है मध्य, एक है संचालन आलय। ठीक है, क्या है? संचालन आलय। मध्य प्रदेश का संचालन आलय, जिसको बोलते हैं संचालन आलय, और मध्य प्रदेश का सचिवालय। कोई मुझे बताएगा इन दोनों, ये जो दोनों जो है कार्यालय जिस बिल्डिंग में है, उन वो भवनों का नाम क्या है, उन बिल्डिंग्स का नाम क्या है, उन भवन का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश का सचिवालय, अच्छा ऑप्शन देता हूं, विंध्याचल भवन और वल्लभ भवन। तो ये है विंध्याचल भवन में या फिर ये है विंध्याचल भवन में? बताओ। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखो, संचालन आलय है ना, देखो इसमें भी तुम देखोगे, इसमें संचालन आलय जो है वो है हमारा विंध्याचल भवन में। याद करने की जो ट्रिक है वो मैं बता दे रहा हूं आपको, विंध्याचल भवन में। और ये है हमारा वल्लभ भवन में। क्या है ये? ठीक है, ये है हमारा वल्लभ भवन, मध्य प्रदेश में है। क्या? सचिवालय। तो सचिवालय, मध्य प्रदेश के सचिवालय जो बिल्डिंग है उसमें जिसका नाम है उसका नाम है वल्लभ भवन, और जो संचालन आलय है उसकी बिल्डिंग का नाम है विंध्याचल भवन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। बिल्कुल डेफिनेटली यहां से प्रश्न बन सकता है और बने भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं बने हैं, बिल्कुल यहां से प्रश्न बने हैं और हमेशा बनते आए हैं। अच्छा, एक नेम और मुझे याद आ रहा है, एक नेम और याद आ रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वो जज बताओ जो कि लोकायुक्त भी रहे हैं। क्या? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के, पेन चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है, ये ले लिया। तो मध्य प्रदेश एमपी हाईकोर्ट के वे जज जो
लोकायुक्त भी रहे, जो लोकायुक्त भी रहे हैं। नाम बताइए इनका, किसी को पता है? किसी को पता है इनका नाम? किसी को भी पता है तो बिल्कुल वो बता सकते हैं, और अगर किसी को भी नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे बता देंगे। नाम है पीवी दीक्षित। क्या नाम है? पीवी दीक्षित। देखो हम यहाँ पर आए ही आपको फैक्ट बताने के लिए हैं, तो हम यहाँ पर आपको फैक्ट बताए बिना कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली पीवी दीक्षित साहब जो हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वे जज हैं जो सॉरी, जो आगे चल के लोकायुक्त भी रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये बिल्कुल पता होगा। एक और इनके पीवी दीक्षित साहब के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भाई ये मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं पीवी दीक्षित साहब, मध्य प्रदेश के वे जज भी हैं जो लोकायुक्त भी रहे हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखें, बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि भैया जी जी साहनी, मतलब जे जे साहनी या जे साहनी, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। जी जी साहनी वैसे इनका नाम है। जी जी साहनी जो है हाईकोर्ट के वे जज हैं जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा है। कहां लिख दें हम इस फैक्ट को? बिल्कुल मैं यहां लिख देता हूं, जी जी साहनी हाईकोर्ट के जज जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा। क्या? सबसे कम कार्यकाल रहा। ठीक है, ये चीज समझ गए। देखो मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं, राइटिंग पर बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि मुझे पता है मेरी राइटिंग खराब है। डेली डेली यार गिल्टी फील नहीं कराया करो भाई। मुझे पता है। जी जी साहनी हाईकोर्ट के वे जज हैं जो सबसे कम कार्यकाल रहा, जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा। ये चीज आपको समझ आ गई? बिल्कुल बहुत अच्छी समझ में आ गई। कहीं से कहीं कोई दिक्कत है क्या? कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं, और आगे क्योंकि हमारी स्लाइड में अब स्पेस ही नहीं बचा, मैं आपको और फैक्ट अगली स्लाइड में बताता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे सामने स्लाइड है कि भाई मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष, तो नेता प्रतिपक्ष जो हैं विधानसभा में जो नेता है प्रतिपक्ष होते हैं, उनके नाम हमको पूछे जाते हैं कि भाई इन चारों में से कौन मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं। ये प्रश्न आता है हमेशा, और बिल्कुल बहुत फेमस है। तो जमुना देवी दे दिया, तो भाई जमुना देवी जी तो रही हैं, जमुना देवी तो रही हैं मध्य प्रदेश की नेता प्रतिपक्ष, है ना। और भी बहुत सारे, बाबूलाल गौड़ साहब का नाम आ गया, लेकिन ये सब तो रहे हैं। तो सर हम इसको कैसे याद करें? कोई हमें एक ऐसी ट्रिक बताइए जिससे हम इन सबको, ट्रिक या फिर ये कहूंगा कि यार कुछ ऐसी ऐसी एक लाइन या फिर कुछ ऐसी ट्रिक बता दो जिससे लगभग लगभग हमको 70 से 80% नाम याद हो जाए, तो कम से कम आ जाए, तो हम फंसे तो नहीं, निकल जाए हमारी नैया पार। अब बहुत ही ज्यादा हालत खराब है तो समस्या है भाई, है ना। तो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल एक ट्रिक बताऊंगा जिसके तहत आप ये चीज जान जाएंगे कि, क्या जान जाएंगे कि भाई कौन कौन से नाम है जो मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। तो सबसे पहले उस ट्रिक को ही लिख देता हूं, सबसे पहले उस ट्रिक को लिख देता हूं। उस ट्रिक को हम साइड में कर देंगे लिखने के बाद, फिर मैं आपसे प्रश्न करूंगा। तो ये ट्रिक है हमारी। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक है भैया कि तमाशा कर रहा है चंद पैसों के लिए। इसको आप याद रखें कि तमाशा कर रहा है चंद पैसों के लिए। भाई चंद पैसों के लिए कोई तमाशा कर रहा है तो ये गलत बात है भाई। चंद पैसों के लिए तमाशा नहीं करना चाहिए। चंद पैसों के लिए सकलेचा जी जाओ, सकलेचा जी शुक्ला और मिश्रा जी के साथ जाओ। भाई आपको मैं डेफिनेटली बता रहा हूं, नाम याद नहीं रहते। ये लाइन कितनी छोटी है, क्या दिक्कत है इसमें कि भाई तमाशा कर रहा है चंद पैसों के लिए, सकलेचा जी, शुक्ला जी और मिश्रा जी के साथ जाओ और प्रधानमंत्री जी के पास जाओ। कहां जाओ? प्रधानमंत्री जी के पास जाओ, कि प्रधानमंत्री जी के पास जाओ, या फिर ऐसे बोलो कि प्रधान जी के पास जाओ और झोला भरकर पैसे ले आओ। क्या ले आओ? प्रधानमंत्री जी के पास जाओ और झोला भरकर पैसे ले आओ। ठीक है, जाओ और झोला भरकर पैसे ले आओ। ये चीज समझ गए? ये पता चल गई आपको? देखो बहुत ज्यादा सेंटेंस अगर आप एक दो बार पढ़ोगे ना तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। नहीं, आपको कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ज्यादा हार्ड दे दिया हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट दे दिया हो, तो सर हमसे तो याद नहीं होने वाला ये, हमसे तो याद नहीं होने वाला ये।
आप कुछ ऐसा करो जिससे हमको ये व्यवस्था बन जाए और हम इसको याद कर लें। तो देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, आप इसको उठाओ सबसे पहले तो हम इसको साइड में करते हैं, जिससे हम यहाँ पर बहुत सारे नाम लिख सकें, ठीक है? 1 सेकंड, क्या दिक्कत है भाई, तू क्यों नहीं जा रहा है? अब जाएगा। ये ट्रिक हो गई, ये ट्रिक आपको समझ आ गई। अब मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, अब नेम लिखो। देखो सबसे पहले नाम क्या आ गया, नेता प्रतिपक्ष में तमाशा कर रहा है, मतलब विश्वनाथ यादव तामसकर। क्या नाम है? विश्वनाथ यादव तामसकर। ठीक है, मैं यहाँ लाइन खींचता चलूंगा, जो जो जैसे जैसे होता जाएगा लाइन के चलो लास्ट में खींच देंगे कि भाई तमाशा कर रहा है चंद पैसों के लिए। तो तमाशा कर रहा है चंद पैसों के लिए मतलब चंद्र प्रताप तिवारी। चंद्र चंद्र प्रताप तिवारी। तो विष्णु यादव तामसकर हो गया, चंद्र से हो गया चंद्र पैसों के लिए मतलब चंद्र प्रताप तिवारी। नेक्स्ट नाम क्या है? सकलेचा। तो बिल्कुल वी के सकलेचा, वी के सकलेचा भी तो रहे हैं, वी के सकलेचा। तो वी के सकलेचा मतलब चंद पैसों के लिए तमाशा कर रहा है सकलेचा जी। शुक्ल और मिश्रा जी के साथ जाओ मतलब हो गया श्यामाचरण शुक्ल, और मिश्रा जी मतलब डीपी मिश्रा। क्या नाम हो गया? श्यामाचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल, डीपी मिश्रा। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कितनी इजी याद हो जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपको कितनी इजी और कितनी इजी फॉर्म में आपको याद हो जाएंगे। ये देख लेना आप, ठीक है? ये आप खुद देख लेना कि कितना इजी आपको ये लर्न हो जाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। डीपी मिश्रा, तो डीपी में शुक्ला जी, शुक्ला सकलेचा जी, शुक्ला और मिश्रा जी के साथ जाओ, शुक्ला और मिश्रा जी के साथ जाओ। और कहां जाओ भाई? प्रधान जी के पास। कहां जाओ? प्रधान जी के पास जाओ। प्रधान जी के पास जाओ मतलब वसंत सदा से प्रधान, है ना? प्रधान जी के पास जाओ मतलब वसंत सदाशिव प्रधान। समझ गए मेरी बात? वसंत सदा से प्रधान, प्रधान जी के पास जाओ और भाई झोला भर के, क्या? प्रधान जी के पास जाओ और झोला भर के, कहां लिखा है झोला? ये रहा। जाओ और झोला भर के, झोला भर के मतलब कैलाश जोशी, जोशी जी है ना, कैलाश जोशी। प्रधान जी के पास जाओ और झोला भरकर क्या ले आओ भाई? झोला भरकर पैसे ले आओ। तो ये सारे नाम आपको याद हो गए, ये लाइन से हैं। विष्णु यादव तामसकर, चंद्र प्रताप तिवारी, वी के सकलेचा, श्यामचरण शुक्ल, डीपी मिश्रा, वसंत सदा से प्रधान, कैलाश जोशी। ये सारे के सारे नाम याद हो गए। तमाशा कर रहे हो चंद्र पैसों के लिए, सकलेचा जी, शुक्ला जी और मिश्रा जी के साथ जाओ और प्रधान जी के शुक्ला जी मिश्रा जी के साथ जाओ और प्रधान जी के घर, प्रधान जी के पास शुक्ला और मिश्रा जी के साथ जाओ प्रधान जी के घर से। ऐसा कर लो उसको, प्रधान जी के घर से झोला भरकर पैसे ले आओ। देख रहे हो कितनी शानदार ट्रिक है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष में ये मैंने ट्रिक आपके सामने बना दी है कि भाई तमाशा कर रहा है चंद्र पैसों के लिए, सकलेचा जी, शुक्ला और मिश्रा जी के साथ जाओ, प्रधान जी के घर से झोला भरकर पैसे ले आओ। तो तमाशा से हो गया विश्वनाथ यादव तामसकर, उसके बाद हो गया चंद्र प्रताप तिवारी, नेक्स्ट हमारा सकलेचा से हो गया वी के सकलेचा, शुक्ल और मिश्रा से हो गया श्यामाचरण शुक्ल और डीपी मिश्रा, और प्रधान जी से हो गया कि वसंत सदा से प्रधान, और झोला भरकर मतलब कैलाश जोशी, झोला भरकर मतलब कैलाश जोशी। ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और बहुत ही शानदार ट्रिक हमने ये बनाई है जिसके तहत आपको क्या होगा, सारे नाम याद हो जाएंगे। अब सर क्या यही नाम है? नहीं यार, नाम और भी है, नाम और भी है, मैं आपको वो भी बता रहा हूं। नाम और है, अर्जुन सिंह भी है, सुंदरलाल पटवा है, मैं आपको और बता देता हूं। देखो क्या है और नाम क्या है, ये सब तो हमको याद है, हमको याद है क्योंकि हमने सुन रखे हैं ना ये अर्जुन सिंह। लेकिन ये जो पहले वाले हैं ना सर, कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जो नहीं याद होते हैं। सुंदरलाल पटवा जी के बारे में भी हमने सुन रखा है, श्यामाचरण शुक्ल के बारे में भी हमने सुन रखा है अच्छा खासा। ऐसा नहीं है कि मैं इनकी ट्रिक नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन आप इनको सुन रखे हो, इनमें आप ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होते हो, ठीक है? एक नाम इसमें हो गया कि गौरी शंकर सेजवार, गौरी शंकर सेजवार, और एक और नाम जो है वो है विक्रम वर्मा। ये आप इस नाम से कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? पेपर की कुछ कहानियां याद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? पेपर की कुछ कहानी याद आ रही हैं? बिल्कुल आ रही होंगी। विक्रम वर्मा, ठीक है? ये नाम आप समझ गए, अर्जुन सिंह, सुंदरलाल पटवा, श्यामाचरण शुक्ल, गौरी शंकर सेजवाल, और एक और नाम है विक्रम वर्मा, ठीक है? तो अर्जुन सुंदरलाल है, श्याम के चरणों में गौरी शंकर वर्मा को प्रणाम। क्या ट्रिक हो गई इसकी? इसकी ट्रिक हो गई हमारी कि भाई, इसकी ट्रिक हो गई हमारी कि अर्जुन तुम सुंदर हो,
अर्जुन तुम सुंदर हो, श्याम के चरणों में गौरी शंकर वर्मा का प्रणाम। अर्जुन तुम सुंदर हो, श्याम के चरणों में गौरी शंकर वर्मा का प्रणाम। ठीक है, अर्जुन तुम सुंदर हो, श्याम के चरणों में गौरी शंकर वर्मा का प्रणाम। ये इससे आपको ये सारे याद हो गए नाम। यार बहुत बहुत चीजें हैं, 2 ट्रिक आपको याद करनी है, कितनी लंबी है। और ये तो लाइन है, ये तो एक ऐसा है इडियम फिजिस जैसा, जैसे हम कुछ भी याद कर लेते हैं उस तरह की है। कोई बहुत टिपिकल नहीं है, कोई बहुत हार्ड नहीं है जो आपको याद ना हो। बहुत ईजी है, बहुत नाम है, लेकिन इन नामों से आज प्रश्न आ सकता है और ये किसी से नहीं बनेगा दोस्तों। ये प्रश्न किसी से नहीं बनेगा। अगर कहीं नाम आ गया ना चंद्र प्रताप तिवारी, तो उड़ जाएंगे सबके। समझ गया? अगर कोई नाम आ गया ना वसंत सदाशिव प्रधान, सब लगा के आएंगे हाँ हाँ भैया नेता प्रतिपक्ष वसंत सदाशिव प्रधान का कभी नाम नहीं सुना, ये है कौन, यही नहीं पता है ना, नाम लगाएंगे क्योंकि आपने पॉपुलर नेम सुन रखे हैं, ऐसे नाम आपने सुन नहीं रखे हैं और वहां जाएंगे और आप इसको लगाएंगे और वो हो जाएगा गलत। ठीक है, और 2-3 नाम है वो मैं आपको बताया था, वो आपने बहुत अच्छे सुन रखे हैं और उनको बहुत ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सभी ने सुन रखे हैं। बाबूलाल गौड़ का नाम आपने सुन रखा होगा है ना, लगभग 8-10 बार तो विधायक रहे हैं अपनी जगह से ही। बाबूलाल गौड़ का नाम सुन रखा होगा आपने। जमुना देवी का नाम सुन रखा होगा नेता प्रतिपक्ष के समय। जमुना देवी तो भैया बिल्कुल जरूरी नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना। अजय सिंह का नाम सुन रखा होगा। कटारे साहब का नाम सुन रखा होगा, अभी हाल ही में बने हैं तो। और एक और नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो आपने बहुत अच्छे सुन रखा होगा, गोपाल भार्गव। ठीक है, गोपाल भार्गव, कटारे, अजय सिंह, बाबूलाल गौड़, जमुना देवी, ये इनके अदर हैं, ये सारे के सारे हैं। ठीक है, फिर अर्जुन सिंह वाले हैं सारे के सारे, फिर ये अलग है। ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे नाम तो आपको वैसे भी याद है, बहुत ईजी याद है, नीचे जो मैंने ब्लैक कलर से लिखे हैं। लेकिन आपको ट्रिक की जरूरत थी यहाँ पर। ट्रिक की जरूरत कहाँ थी? यहाँ पर। ट्रिक की आपको जरूरत थी यहाँ पर और यहाँ पर, जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर और यहाँ पर आपको दोनों जगह जो है ट्रिक की जरूरत थी, जो आपको पता चल गई है। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको अच्छे से पता है कि आप ये याद कर लेंगे। अगर आप 1 से 2 बार इसको पढ़ेंगे, 1 से 2 बार आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अगले पर आ जाते हैं हम यहाँ पर कि भाई हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर है। तो बिल्कुल इनके बारे में बात हो जाती है, जो हम इंपॉर्टेंट फैक्ट लर्न करते हैं हर बार, तो हर बार इस इंपॉर्टेंट फैक्ट में ये भी फैक्ट आ जाते हैं। पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों डाल दिया है ना, वही बोलूँ मैं, मध्य प्रदेश में हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? तो हाथी गुफा अभिलेख जो है उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। अमृत मंथन के दृश्य किस गुफा में मिले हैं? अमृत मंथन के जो दृश्य हैं भाई वो मिले हैं आपको उदयगिरी की गुफा में। कहाँ मिले हैं? उदयगिरी उदयगिरी गुफा, उदयगिरी केव जो है वहां पर आपको अमृत मंथन का जो दृश्य है वो देखने को मिलता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही लेवल वाला, बहुत ही मजेदार दृश्य है। नेक्स्ट आ जाता है भीमबेटका। तो देखो भीमबेटका के बारे में सबसे पहले तो ये देख लो कि 2003 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया। क्या किया गया? 2003 में भीमबेटका को विश्व धरोहर जो है घोषित किया गया। क्या मतलब विश्व धरोहर की श्रेणी में घोषित किया गया। और भीमबेटका की खोज किसने की? भीमबेटका की खोज किसने की? श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर। किसने खोज की? विष्णु श्रीधर वाकड़कर। तो भीमबेटका की खोज किसने करी है? तो खोज करते हैं विष्णु श्रीधर वाकड़कर साहब जो है। भीमबेटका की खोज करने का इनको श्रेय प्राप्त है, इनको उनका मतलब इनको श्रेय जाता है भीमबेटका की खोज करने का। यही वो भीमबेटका है जहां से पांडवों के अज्ञातवास का वर्णन मिलता है। कौन का? पांडवों के, कि भाई पांडवों के जो अज्ञातवास रहा वो लगभग इस एरिया के पास रहा। यहाँ पर जो है भीम बैठते थे, तो उस गुफा को भीम बैठका की गुफा कहा गया। ठीक है, भीम बैठक मतलब वहीं से नाम पड़ा है इसका। ठीक है, और बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताऊं कि भीम बैठका की गुफा में एक ताम्र पाषाण स्थान है जहां से मानव के अस्थि पंजर मिले हैं। कहाँ है? कि ताम्र पाषाण एक स्थान है जहां से मानव के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, कौन सा स्थान है? ताम्र पाषाण स्थल है, ध्यान रखना। इस ताम्र पाषाण स्थान का नाम क्या है? इस ताम्र पाषाण स्थान का नाम है मुर्दा टोंग।
क्या नाम है, मुर्दा टोंग। इस ताम्र पाषाण स्थान का नाम है मुर्दा टोंग, जहां से जो है ताम्र पाषाण कालीन स्थान है, जहां से मानव के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमको समझ ये चीज आ गई। अब हम बात कर लेते हैं बाघ की गुफाओं के बारे में। क्या बात कर लेते हैं, बाघ की गुफाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बाघ की गुफाएं हैं वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर है। कहां पर है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर, बाघ नदी के किनारे है। कहां पर, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में बाघ नदी के किनारे है बाघ की गुफाएं। ठीक है, बाघ नदी के किनारे है, कहां पर, विंध्याचल पर, विंध्याचल फिर गए, बाघ नदी के किनारे ये गुफाएं स्थित हैं। और ये किसकी गुफाएं हैं भैया, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड गुफाएं हैं। क्या इसमें क्या है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड गुफाएं हैं ये। अजंता, जो अजंता की गुफाएं हैं ना, उनके समकालीन मानी जाती हैं, गुप्तकालीन है। कौन सी गुफाएं, गुप्तकालीन गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं भी तो गुप्तकालीन गुफाएं हैं ना, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, तो सेम वो भी गुप्तकालीन गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं भी उसी टाइम, उसी के समकालीन मानी जाती हैं। और भैया इसकी जो खोज की थी वो की थी डोंगर फील्ड ने। क्या नाम था, व्यक्ति का नाम था भैया डोंगर। मतलब देखो, बाघ मतलब क्या करता है, बाघ दहाड़ता है ना, तो दहाड़ने से डोंगर याद कर लो। किसने, डोंगर फील्ड ने। ठीक है, डोंगर फील्ड नाम एक व्यक्ति थे जिन्होंने बाघ की गुफाओं की खोज करी। कब करी, 1818 में। ठीक है, 1818 में जो है बाघ की गुफाओं की खोज करी। नाम है डोंगर फील्ड, नामक एक व्यक्ति थे उन्होंने। ठीक है, और बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ याद करना है। एक और चीज मतलब आप याद करें तो रंगीन बहुत सारे भित्ति चित्र मिले हैं यहाँ से। ठीक है, कुछ मुगल पेंटिंग्स भी मिली हैं। सातवाहनों के जो है मतलब यहाँ पर चैत्र, सातवाहन लोगों ने भी, मतलब मुगल और सातवाहनों से संबंधित है, ऐसा समझ लो। सातवाहन जो थे उनके चैत्य मिले हैं, मतलब विहार जो होते हैं वो मिले हैं, है ना। कुछ मुगल पेंटिंग्स मिली है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी, बाघ की गुफाएं भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। कहीं से कहीं ऐसा नहीं है कि हम आपको ऐसे फैक्ट बताएंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। पेपर का टाइम है यार, वही फैक्ट बताए जा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के लिहाज से रहने वाले हैं। अब डेफिनेटली हम आ जाते हैं ये भरतरी की गुफाओं। तो भरतरी कौन थे, महाराजा जो विक्रमादित्य थे, राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भरतरी। इनकी जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। ठीक है, भरतरी भरतरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। और बहुत शानदार व्यक्ति थे यार, मतलब लेवल ही अलग था इनका। इनके बारे में अगर कभी पढ़ोगे ना तुम, तो मतलब अलग ही लेवल था यार। बहुत 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 गजब इंसान थे, बहुत गजब इंसान थे, है ना। इनका जो निर्माण करवाया वो मतलब भरतरी के सम्मान में करवाया गया। किसने करवाया, कि भाई भरतरी इतने शानदार व्यक्ति है तो उनके सम्मान में निर्माण करवाया परमार शासकों ने। परमार शासकों द्वारा द्वारा निर्माण जो है कराया गया। समझ में आ गया, परमार शासकों के द्वारा, परमार शासकों के द्वारा इसका गुफा का जो निर्माण है वो कराया गया। अब थोड़ी सी एक चीज हो जाती है कि भाई यहाँ जो गुफाएं है ये रंगीन गुफाएं हैं, बहुत लंबी लंबी गुफाएं हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई यहाँ पर जो भरतरी की गुफाएं में, वहां पर एक गोपी चंद की मूर्ति मिली है। क्या मूर्ति है, गोपी चंद नामक एक व्यक्ति है जिनकी जो है मूर्ति मिली है। कहाँ पर, गोपी चंद की मूर्ति यहीं से मिली है। और ये मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, ये तो मैंने बता ही दिया कि भरतरी की गुफा उज्जैन से संबंधित है। कहाँ पर, महाराजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, तो बिल्कुल उज्जैन ही इनका क्षेत्र रहा है। इनका जो शासन क्षेत्र रहा है वो उज्जैन ही रहा है। तो वहीं पर ये गुफाएं हैं। गढ़काली का मंदिर है यहीं पर। आप सभी को पता है कि कौन सा मंदिर है, इसी गुफा में एक मंदिर है जिसका नाम है गढ़काली का मंदिर। ये भी आप सभी को पता है। देखो यार, बहुत ज्यादा जो फैक्ट होते हैं ना इंपॉर्टेंट, वो अपने आप ही दिमाग में आ जाते हैं। कोई भी एक सी चीज है ना, जैसे भरतरी गुफा, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, तो एकदम से दिमाग में आ जाएगा, हाँ भाई 1977 में लगा था सबसे पहले, है ना। तो ये चीजें अपने आप दिमाग में आ जाती हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो जैसे ही भरतरी की गुफा जब सामने आती है, जैसे ही भरतरी की गुफा मेरे दिमाग में आई, जब ये सामने आई, तो तुरंत एकदम से दिमाग में आ गया, अच्छा हाँ भरतरी की गुफा के बारे में आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये बता दें। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई फैक्ट छूटे, बहुत हद तक, क्योंकि यार इतनी बार पढ़ लिया है, इतनी बार पढ़ा दिया है, तो अपने आप दिमाग में ऑटोमेटिकली चीजें आई जाती हैं। गोपीचंद की मूर्ति मिली है, उज्जैन से रिलेटेड है। और गढ़काली का जो मंदिर है वो भी भरतरी गुफा से रिलेटेड है। परमार शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया भरतरी के सम्मान में। अब आ जाता है नेक्स्ट आपके सामने है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति जो शासन है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो है कब कब लगा, कितनी बार लगा। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 बार लग चुका है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने की संभावना बिल्कुल है कि कौन कौन से, ठीक है 3 बार, ठीक है लिख दिया, आप सही दिख रहा है कि भाई कौन कौन से गवर्नर थे जिनके समय मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, या फिर मुख्यमंत्री था। तो बिल्कुल सबसे पहले तो ये देखो कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है। और वो 3 बार कब कब लगा है, तो एक लगा है 1977 में, एक लगा है 1977 में, एक लगा है 1988 में, और एक लगा है 1992 में। समझ गए, एक लगा है 1900,
92 में। ये 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है और एक लगा भैया सत्यनारायण सिन्हा के समय। कब लगा? सत्यनारायण सिन्हा के समय। सत्यनारायण सिन्हा के समय लगा। और एक और राष्ट्रपति शासन कब लगा? एक और राष्ट्रपति शासन लगता है भैया मुथाना पुना, चंपूतिरा मुथाना पुना, ऐसे मतलब पुनावा, ऐसे यार पुनावा याद कर, पुनाचा के समय लगा। और एक और लगा, अच्छा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है कि भाई पहला मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा, उस समय किसके समय लगा? सत्यनारायण सिन्हा के समय लगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले वो मतलब वो कहने का मतलब तीसरा राष्ट्रपति शासन और आखिरी राष्ट्रपति शासन जो मध्य प्रदेश में लगा वो कब लगा? तो यहाँ पर एक मुस्लिम जो व्यक्ति थे उनका नाम था महमूद अली खां। क्या नाम था? महमूद अली खां। महमूद, अब देखो राष्ट्रपति शासन से संबंध किसका है मुझे बताओ? क्या सीएम का कोई संबंध है? कोई संबंध ही नहीं है, सीएम की कोई लेवल ही नहीं है, कोई कोई मतलब ही नहीं है सीएम का। तो ये कौन है? ये भाई ये गवर्नर्स हैं। कौन है? ये कौन है? ये गवर्नर्स हैं जिनके समय में राष्ट्रपति शासन लगा। इनका नाम पूरा लिख देता हूं, पुनाचा छोड़ो। इनका नाम है भैया चेप्पूदिरा मुथाना, चेप्पूदिरा मुथाना पुनावा। ठीक है, तो चेप्पूदिरा मुथाना पुनावा, ये पुनावा नहीं लिखा गया है। ठीक है, चेप्पूदिरा मुथाना पुनावा, इनके समय में मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और बहुत ही मतलब देखो यार सब चीजें होती हैं, बहुत ही अलग अलग तरह की चीजें थी उस समय मध्य प्रदेश में। क्यों लगाया गया, क्या रीजन थे, इनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं इसका आपको पता है कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो फैक्टोलॉजी सीरीज के बारे में कर रहे हैं। तो ये चीज आपने देख लिया, पूरा पेज भी भर चुका है, पूरी स्लाइड भी भर चुका है। इन्हें कहते हैं फैक्ट, इन्हें कहते हैं फैक्ट, और ये हमें याद होने ही चाहिए। आपके सामने अगला आ गया है कि भाई बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल बजाज सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में माही नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? माही नदी पर स्थित है बजाज सागर बांध। किस नदी पर स्थित है? माही नदी, माही नदी पर स्थित है बजाज सागर बांध। एक अगला प्रश्न आ जाता है भाई कामदगिरी पर्वत मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो बिल्कुल कामदगिरी पर्वत मध्य प्रदेश में सतना में स्थित है। सतना वही स्थान है जिसे ऊर्जा राजधानी बेड़न भी यहाँ पर सतना सिंगरौली में स्थित है। सतना में और क्या चीज है भाई? हाँ, ऊर्जा राजधानी बेंगलोर बिल्कुल सिंगरौली में स्थित है। लेकिन मैंने सतना का नाम दिया, मतलब सतना सिंगरौली रीवा वाला जो क्षेत्र, बघेलखंड वाला क्षेत्र, यहीं पर बहुत बड़े एनटीपीसी के प्लांट्स हैं, कोयला नगरी, कोयला का बहुत बड़े भंडार से इस एरिया में है ना। अमरकंटक में बॉक्साइड के बहुत बड़े भंडार है। ये बिल्कुल हम सब जिले पढ़े थे, हमने अच्छे से डिस्कस किया ही था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि वानिकी अनुसंधान केंद्र, मानव संसाधन विकास केंद्र, बादल भुई जनजातीय संग्रहालय। अब मैंने उस दिन आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर ये बना हो कहीं तो इसका मतलब क्या है कि सर इनका जो आंसर है, इन सभी का जो आंसर है वो कोई एक है। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो अभी थोड़े दिन तक था, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला था, जहां पर एग्रो कॉम्प्लेक्स भी है, जहां पर क्या है? एग्रो कॉम्प्लेक्स भी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश के किस शहर में है? बिल्कुल इंदौर में है। मध्य प्रदेश के स्टीलनेस कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? मैंने ये सब चीजें पढ़ा दी हैं। सागर में स्टीलनेस कॉम्प्लेक्स है, एग्रो कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश के इंदौर में है। ये चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दी हैं। और बादल भुई अनुसंधान केंद्र, मानव संसाधन विकास केंद्र और वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये सारी की सारी जो चीजें हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। एक होता है भैया चिरोती प्रथा। तो चिरोती जो प्रथा है वो कोरकू जनजाति की फेमस प्रथा है। किसकी? कोरकू जनजाति की जो है, समझ जाओगे, ना ना लिखा है। कोरकू जनजाति की फेमस प्रथा है जिरोती प्रथा। किसकी? कोरकू जनजाति की फेमस प्रथा है। ठीक है, ये चीज आपको देखो यार, ये फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से पता है कि सर आप बिल्कुल वही फैक्ट बता रहे हो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बिल्कुल समझ सकते हैं। एक और ज्यादा करना, एक और, अच्छा ठीक है, एक एकदम से दिमाग में आया कि भाई एक बात बताओ, सीसा और जस्ता नाम के दो जुड़वा खनिज है जो मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? कौन से? सीसा और जस्ता, ये जुड़वा खनिज है। जुड़वा खनिज मतलब ये दोनों जो है जहां मिलेंगे वहां साथ साथ मिलेंगे। ये जुड़वा खनिज है और मध्य प्रदेश के कहाँ पाए जाते हैं ये? बिल्कुल मध्य प्रदेश के पीताम्बरा पीठ जो नगरी है, मतलब माता जो पीताम्बरा का जो मंदिर है, और जहां से उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ना मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब, तो दतिया क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं और उन्हीं का गढ़ है ये। तो दतिया क्षेत्र में जो है सीसा और जस्ता के जुड़वा खनिज के रूप में मध्य प्रदेश के भंडार है। ठीक है, एक आ जाता है आपके सामने गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में स्थित है गन्ना अनुसंधान केंद्र। लेकिन आपसे नरसिंहपुर वो नहीं पूछेगा,
ये मुझे पता है। नरसिंहपुर वो नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो सबको पता है। तो और अगर उसे क्वेश्चन डिलीट करना है या फिर बाद में कोई नोटंकी करनी है, तो वो आपसे पूछेंगे कि मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो आपके सामने वो नोटंकी ना हो इसलिए मैंने आपको आंसर बता दिया है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बोहानी नामक स्थान पर गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर? बोहानी नामक स्थान पर गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि पंजादरी, किस दरी के बारे में बात करते हैं हम? पंजादरी, पंजादरी या पुंजादरी, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं, पंजा बोल दो, पुंजा बोल दो, सुंजा बोल दो, लेकिन यही नाम आएंगे जहां पर आपको लिखना पड़ेगा, जहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि ये दरी जो है अलीराजपुर क्षेत्र से जो है बिलोंग करती है। देखो अच्छे से लिख देते हैं, अलीराजपुर नाम की जो जगह है, जो मध्य प्रदेश का शहर है, वहां से झाबुआ अलीराजपुर वाला जो एरिया है मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, वहां से पुंजा दरी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में बनाई जाती है और उसी एरिया की दरी ये फेमस है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और आपके सामने फैक्ट आ जाता है कि भाई पगारा बांध, पगारा बांध मध्य प्रदेश में कहा है? तो बिल्कुल पगारा बांध मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कई बार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, मध्य प्रदेश की तानसेन नगरी ग्वालियर में जो है मध्य प्रदेश के पगारा बांध स्थित है। और भी ग्वालियर में क्या क्या चीजें स्थित है मैंने आपको बहुत अच्छे से बनाया है। तेली का मंदिर है भैया, ग्वालियर का फोर्ट बहुत फेमस है, ग्वालियर के फोर्ट को बहुत बहुत ज्यादा लेवल का स्टेटस दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने बहुत पढ़ाई है यार, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज चीजों में पढ़ाया है, तो यहाँ ये सब डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, फालतू में स्लाइड लंबी होगी। अच्छा, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो देखो ये चीज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट, सुनो, अगर वो पूछता है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, तो आप आंसर दतिया ही लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? बता रहा हूँ, कंफ्यूजन मत हो, पहले सुन लो, पूरी चीजें सुन लो कि अगर वो पूछता है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, तो आप दतिया लगाएंगे। लेकिन अगर वो पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश का प्रतिशत वाइज सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, तो आप मुरैना लगाएंगे। तो आप क्या लगाएंगे? तो आपका आंसर मुरैना हो जाएगा। अगर प्रतिशत वाइज वो मध्य प्रदेश का सबसे सिंचित जिला पूछता है, प्रतिशत वाइज, समझ ध्यान रखना, तो आप मुरैना लगाएंगे। और अगर वो सर्वाधिक सिंचित जिला पूछता है तो आप दतिया लगाएंगे। और सबसे कम सिंचित जिला तो आपको पता ही है, सबसे कम तो आपको पता ही है ना, सिंचित जिला। देखो ये सिंचित जिला, सबसे कम की बात अगर होगी, सबसे कम की बात होगी, तो आप डिंडोरी लगा ही देंगे। यह मुझे आप पर विश्वास है और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये बात आपको पता होगी। अगर सबसे कम सिंचित जिला पूछता है वो अकेला, तो आप डिंडोरी लगा देंगे, ये चीज आपको पता होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो ये फैक्ट से हमने, इस लाइन से हमने 3 फैक्ट अपने क्लियर किए और वो तीनों फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता कितनी है पता है आपको? पता है क्या? नहीं पता? ठीक है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए, टोटल सिंचाई क्षमता, टोटल सिंचाई क्षमता मध्य प्रदेश में कितनी है? 20.40 लाख हेक्टेयर। हो सकता है बिल्कुल, अगर डाटा से देखो यार, वो कुछ भी पूछ लेता है, मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ, पीएससी है ये, इसका कोई ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आपसे वो कैसा भी प्रश्न पूछ सकता है, आपसे कैसी भी चीजें पूछ सकता है, तो हर युद्ध के लिए तैयार रहो। अब जो है, अब काम नहीं चलने वाला है। कट ऑफ आप देख रहे हो, 80-80 नंबर कट ऑफ जा रहा है। आप दिमाग मत लगाओ भाई, समझ गए? अब यहाँ चीजें करो, इनको पढ़ो, चाहे कुछ भी, कुछ नहीं छोड़ना यार। सबने ना सब रट के फेंक दिया है, 4-4 साल से, 5-5 साल से ज्वाइनिंग नहीं मिली है, समझ लो तुम। क्या नहीं रट पाएगा आदमी को? सब चीजें रटी हुई हैं बच्चों को। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये नहीं सोचना ये आएगा नहीं आएगा, आपके सामने जो सिलेबस है उसे घोल डालो, रट डालो, पी डालो, तभी चीजें होंगी। एक और आपके सामने आ जाती है स्थिति कि भाई वीर सिंह बुंदेला के बारे में बताइए। तो वीर सिंह बुंदेला के, अच्छा, निर्माण कार्य बताने हैं, तो वीर सिंह बुंदेला के निर्माण कार्य, तो भाई इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया, किन किन मंदिरों का निर्माण करवाया, किन किन महलों का निर्माण करवाया, ये यहाँ से हमसे प्रश्न की डिमांड है, ये हमसे प्रश्न जो है पूछ रहा है। तो मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जो ओरछा में सप्तखंडा जो महल है, ओरछा में जो सप्तखंडा महल है, सप्तखंडा महल जो है वो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा ही बनाया गया है। आप सभी को पता है जहांगीर महल, बिल्कुल जहांगीर महल तो बिल्कुल फेमस है, जहांगीर महल भी वीर सिंह बुंदेला के द्वारा ही बनाया गया है। और एक मंदिर भी बनाया गया है जिसका नाम है चतुर्भुज मंदिर। आपको दिख रहा है ना यार, बहुत थोड़ा सा नीचे है इसलिए सही से लिख नहीं पा रहा हूं मैं। चतुर्भुज मंदिर भी वीर सिंह बुंदेला के द्वारा ही बनाया गया है। तो ये जो 3 बड़े निर्माण कार्य हैं, ये जो 3 बड़े निर्माण कार्य हैं, ओरछा में सप्तखंडा महल है, ठीक है, सप्तखंडा में सप्तखंडा मंदिर है, सप्तखंडा क्या है? मंदिर है, जो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर है? ओरछा में है, ठीक है। और जहांगीर महल भी ओरछा में है, मतलब ओरछा में ही है, जो कि वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनाया गया। और चतुर्भुज मंदिर भी यहीं पर है, जो कि वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनाया गया। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ऐसा मैं सोच के चलता हूँ। और अगली स्लाइड पर आ जाता हूँ।
अगली सड़ा हमारी है कि प्राणनाथ मंदिर। तो मध्य प्रदेश में प्राणनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो प्राणनाथ मंदिर बनाया गया भाई छत्रसाल के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? बुंदेलखंड क्षेत्र के राजा हैं छत्रसाल, और बुंदेलखंड में जो पन्ना जो जगह थी वो इनकी कैपिटल भी रही है, और बहुत बहुत शानदार शासक थे यार, है ना? वो यही है, याद हो तुमको छत्रसाल जो बुंदेलखंड में आए थे, ये बालाजी विश्वनाथ जो अरे भाई बाजीराव मस्तानी वाली जो कहानी है वो मस्तानी इसी एरिया की थी, ऐसा ऐसे बोला गया है, ठीक है? ऐसा बताया गया है, ऐसा कई जगह पे लिखा मिलता है किताबों में। काजल रानी, अब देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि भाई काजल रानी गुफा कहाँ है और काजल रानी मंदिर कौन सी है? तो बिल्कुल मैंने शुरू में आपसे क्या बोला था, जो कंफ्यूजन पॉइंट है हम उनको यहाँ दूर करेंगे, और उन कंफ्यूजन पॉइंटों को दूर करते हुए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि काजल रानी मंदिर वहीं पर है जहाँ की पुंजा दरी है या जहाँ की पंजा दरी है। तो कौन सी दरी है भाई? कौन सी दरी? पुंजा दरी या पंजा दरी? कौन सी दरी, पुंजा दरी या फिर पंजा दरी? मध्य प्रदेश के कहाँ से बिलोंग करती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई, आपको पता है या नहीं पता मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैंने जस्ट आपको बताई है कि पुंजा दरी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से बिलोंग करती है, और काजल रानी मंदिर भी बिल्कुल डेफिनेटली अलीराजपुर में स्थित है। तो वहां पर मैंने इंग्लिश में लिख दिया था, यहाँ इंग्लिश हिंदी में लिख देता हूँ, दोनों की बात खत्म हो गई, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। अलीराजपुर में बिलोंग करती है, मतलब अलीराजपुर में स्थित है काजल रानी मंदिर। और काजल रानी गुफा कहाँ है सर? तो काजल रानी गुफा खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में स्थित है। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर में स्थित है। यहाँ पर ममलेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी है। यहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्थित है। खंडवा जिले में ये ओमकारेश्वर आता है। और काजल रानी गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है कि पहाड़गढ़ शैल क्षेत्र कहाँ पर है? तो पहाड़गढ़ शैल क्षेत्र कहाँ पर है? पहाड़गढ़ शैल क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, प्रतिशत पाए सर्वाधिक सर्वाधिक सिंचित जिला जो है मध्य प्रदेश का मुरैना है। और अभी उससे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि मध्य प्रदेश में मुरैना जो जिला है वहां पर सरसों के लिए फेमस है, सरसों की खेती बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? और भी थोड़ी देर पहले बताया था कि मध्य मुरैना की जो गजक है उसको जीआई टैग मिल चुका है। और उससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि जो राम प्रसाद बिस्मिल का जो मंदिर है, शहीद मंदिर इकलौता जो बनाया गया है, वो मध्य प्रदेश के मुरैना में ही बनाया गया है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि कैक्टस गार्डन, ठीक है? कैक्टस गार्डन कहाँ है? तो बिल्कुल रतलाम में कैक्टस गार्डन है। रतलाम के जो सेव हैं, जो नमकीन है, उसको जीआई टैग मिला है। और रतलाम बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा शहर है। अगला प्रश्न आ जाता है कि आगर मालवा किस नदी के किनारे है? तो आगर मालवा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार, ये बिल्कुल आ जाता है और किसी को नहीं पता होता। जो आगर मालवा है वो लुखिंदर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? लुखिंदर नदी, लुखिंदर नदी। अब देखो जो कॉपी है ना बुकों में, लुखिंदर मिल सकता है, लखुंदर मिल सकता है, लेकिन लखुंदर लुखिंदर ऐसे ही कुछ रिलेटेड नाम रहेगा, क्योंकि अगर प्रश्न आएगा तो आप इसको लगाएंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ये चीज मैंने इतनी तो आपको क्लियर कर दी है। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई मुल्ला दो प्याजा की समाधि मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का एक जिला है हरदा, है ना? हमने जब जिलों की सीरीज के बारे में पढ़ा था तो वहां पर हरदा जिले के बारे में भी पढ़ा था, जहां पर मुल्ला दो प्याजा की समाधि है। ये चीज मैंने आपको तब भी बताया था और ये चीज मैं आपको आज भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाता है भाई, कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई अचना कमार या फिर नचना कुठार। बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है सर। सर अचना कमार कहां पर है और नचना कुठार कहां पर है? तो अचना कमार जो है जैव विविधता क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। मध्य प्रदेश की बॉक्साइट नगरी अमरकंटक में स्थित है अचना कमार जैव विविधता क्षेत्र, ठीक है? अचना कमार कहाँ है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। और नचना कोठार पार्वती मंदिर है। कौन सा मंदिर है? पार्वती जी का मंदिर है, पार्वती शिव जी का मंदिर है। और जो नचना कोठार मंदिर जो है, नचना कोठार मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। पार्वती जी का मंदिर है और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। क्या अचना कमार कहाँ है? अमरकंटक में है। और नचना कुमार कहाँ है? नचना कोठार कहाँ है? पार्वती का मंदिर है और पन्ना जिले में, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। ये मंदिर आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आप सभी को ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है कि शिलहरा की गुफा। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में, मध्य प्रदेश के अनूपपुर, अनूपपुर जिला, ये लिख दो ना जिला, ठीक है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का मतलब वो जिला है जो कि शहडोल से अलग होकर बना, अनूपपुर जिला। और ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में शहडोल से अलग होकर बना है अनूपपुर जिला। और यहाँ पर शिलहरा की जो गुफा है वो स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है भाई, ये क्या है? अच्छा, निर्माण कार्य। अच्छा, निर्माण कार्य पूछे गए हैं, निर्माण कार्य पूछे गए हैं इन सभी शासकों के कि भाई क्या क्या महत्वपूर्ण जो निर्माण है वो इन्होंने करवाए। तो बहुत चीजें, बहुत चीजें यार। देखो विद्याधर का तो सबसे पहले आपको पता ही होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सभी ने रटा होगा कि भाई कंदरिया जो मंदिर है, कंदरिया महादेव जो मंदिर है, वो विद्याधर के द्वारा बनवाया गया था। ये तो आपको सभी को पता होगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सभी को ये पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हम लाइन से चलते हैं, हम ये तो लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, हम लाइन से चलते हैं कि भाई सबसे पहले नाम है यशोवर्मन। तो यशोवर्मन ने भाई क्या बनवाया था? सबसे पहले तो याद रखो कि यशोवर्मन विष्णु जी का भक्त था और इसने जो है विष्णु मंदिर बनवाया।
क्या बनवाया? विष्णु मंदिर बनवाया। और वीर सिंह बुंदेला के साथ साथ ये भी वो व्यक्ति था जिसने चतुर्भुज मंदिर बनवाया। क्या नाम था? तो चतुर्भुज मंदिर बनवाने वाले दो व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश में, या फिर बोलेंगे इतिहास में, जिनका नाम है, एक तो है वीर सिंह बुंदेला जिन्होंने भी चतुर्भुज मंदिर बनवाया, और एक है यशोवर्मन, है ना, उन्होंने भी चतुर्भुज मंदिर बनवाया। ठीक है, तो और एक और बनवाया था, एक और बहुत फेमस है, कहाँ लिख दें यार, लक्ष्मण मंदिर, यहाँ लिख देते हैं। क्या नाम है? लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, यशोवर्मन से एकदम याद आ गया, एकदम से याद आ गया कि भाई इन्होंने तो लक्ष्मण मंदिर भी बनवाया था। तो इन्होंने 3 मंदिर बनवाए। क्या नाम है? विष्णु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और और लक्ष्मण मंदिर। तो तीनों मंदिर किसने बनवाए? यशोवर्मन ने बनवाए। एक शासक थे इस राजवंश के, जो थे धंगदेव। क्या नाम था? धंगदेव। धंगदेव ने क्या बनवाया? तो याद रखें कि ये धंगदेव जो है जैनिज्म को फॉलो करते थे, और इन्होंने 2 जैन मंदिर बनवाए, जिनका नाम है पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर। क्या नाम है? पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मतलब जैन जो रीजन है उनके 23 भी गुरु थे। पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर बनवाया, और एक मंदिर बनवाया विश्वनाथ जी का। पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर जो है इस वंश के शासक धंगदेव ने बनवाया। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखो मैं एक जगह अगर इनको लिख रहा हूँ, मैं एक जगह इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ और इतनी चीजें कह रहा हूँ, तो बिल्कुल डेफिनेटली यार इंपॉर्टेंट होगा, तभी मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। एक गंडदेव है इस वंश के शासक हैं, जिन्होंने जो है बहुत ही फेमस है चित्रगुप्त मंदिर। कौन सा बनवाया? चित्रगुप्त मंदिर जो है, एक सेकंड, मान ही लिखना है, चित्रगुप्त लिखना है, सही कर देता हूँ। चित्रगुप्त मंदिर बनवाया। और एक और है यार, मतलब एक और क्या बोलते हैं, विष्णु जी का मंदिर है वो, क्या नाम है, नागदम्बी मंदिर। क्या नाम है? नागदम्बी, हाँ दम्बी, हाँ नागदम्बी मंदिर है, जो विष्णु मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, वो भी इन्होंने बनवाया। समझ गए? तो गंडदेव ने क्या बनवाया? गंडदेव ने चित्रगुप्त मंदिर बनवाया और एक नागदम्बी मंदिर बनवाया। ठीक है, तो यशोवर्मन, धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर, कीर्तिवर्मन का कुछ नहीं है भाई, इन्होंने गोल्ड कॉइन चलवाई, ये समझ लो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट। मंदिर मंदिर से छोड़ो, ये समझो इन्होंने गोल्ड कॉइन चलवाए। तो कीर्तिवर्मन इस वंश के शासक थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन चलवाए। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब सारी हो गई, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अपनी। और ये चीज, ये क्या रह गया भाई? अच्छा, हम्मी वर्मन। ठीक है, तो हम्मी वर्मन के बारे में जान लेते हैं। हम्मी वर्मन के बारे में आपको तो बहुत पता होगा यार। हम्मी वर्मन वही है वो अजयगढ़ से संबंधित चरखारी शिलालेख, पता है ना? ये लो, चरखारी शिलालेख का जो संबंध है वो हम्मी वर्मन से ही है। ठीक है, हम्मी वर्मन से ही है। सती प्रथा का शिलालेख भी है जो हम्मी वर्मन से संबंधित है, और सती प्रथा का शिलालेख भी है, और चरखारी जो शिलालेख है वो भी हम्मी वर्मन से संबंधित है। तो हम्मी वर्मन के बारे में आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जान सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि मराठा वर्सेस अंग्रेज वॉर। अच्छा, ये ट्रिक लिखी हुई है, ट्रिक है ये, क्या है? ट्रिक है ये ट्रिक है। पवस का मतलब क्या है, मैं आपको पूरी चीजें बता देता हूं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि मराठा और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध चले, वो 1775 से लेके 1782 तक, तो ये 3 युद्ध चले। ठीक है, कौन से? पवस नाम से जो युद्ध हैं, 1775 से लेके 1782 तक चले, और इन 3 युद्धों का नाम है, मैं यहां लिख देता हूं 3 युद्धों को। एक तो है प, एक है ब, और एक को याद रखो सा से। पहला हो गया पुरंदर, है ना, पुरंदर की संधि हुई, और दूसरा जो युद्ध है उसमें बड़गांव की संधि हुई, और तीसरा जो युद्ध है उसमें सालाबाई की संधि हुई। तो इसमें क्या हुई? बड़गांव से संधि, बड़गांव की संधि, मैं संधि लिख देता हूँ, संधि, संधि, और तीसरी में हुई जो हुई सालाबाई की संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मुगलों के बीच जो लड़ाई हुई थी, उसमें जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1700 मतलब 75 से लेकर 76 के बीच हुआ था, और संधि कब हुई थी? तो बिल्कुल आखिरी समय पे ही होती है संधि। तो 1776 में जो है ये संधि हुई थी, जिसका नाम है पवस, यानी कि पुरंदर की संधि। और फिर सब 3 साल बाद 1779 में जो हुई थी, वो हुई थी बड़गांव की संधि, और फिर 1782 में जो हुई थी वो हुई थी ये सालाबाई की संधि। तो मराठा और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध जो बड़े बड़े हुए, जिनमें जो संधियां हुई वो थी, पहली थी पुरंदर की संधि, दूसरी थी आपकी बड़गांव की संधि, और तीसरी जो थी वो आपकी थी सालाबाई की संधि। ये चीज समझ आ गई आपको? इस चीज में आप कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। और ये चीज हम आगे बढ़ते हैं अब अपना, अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा आ जाता है, मैं और युद्धों के बारे में बताता हूँ कि भाई ये तो 1782 के तक हुए। ठीक है, ये तो चला फर्स्ट फेज, ये यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट फेज। ठीक है, समझ गए? अब आता है सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या होगा भाई? सेकंड फेज में होता है सेकंड फेज में क्या होता है भाई? सेकंड वॉर जो होता है उसमें बेलेजली और भोसलों के बीच हुआ। मतलब अब देखो, भोसले कौन थे? भोसले भी मराठा साम्राज्य से रिलेटेड थे, और इनके बीच का होता है 1803 में होता है। 1803 में किसके बीच होता है? बेलेजली वर्सेस
वर्सेस लिख देते हैं, वेलिजली और गैलीजली और भोंसलों के बीच होता है, जो है 1803 में जो युद्ध होता है। एक और फिर ग्वालियर का युद्ध भी होता है, वो 1807 में होता है। एक मंदसौर का युद्ध होता है, वो भी होता है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, एक 1807 में होता है, जिसे हम जो उसे बोलते हैं ग्वालियर का युद्ध, जिसे ग्वालियर वॉर बोलते हैं। और किस किस के बीच होता है? ये होता है भैया वॉरेन हेस्टिंग और दौलत राव सिंधिया के बीच। दौलत राव सिंधिया वर्सेस हेस्टिंग। कब होता है ये युद्ध ग्वालियर का? तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप ये बात याद रखना कि 1807 में जो है ग्वालियर में युद्ध हुआ मराठा और अंग्रेजों के बीच। कब हुआ? 1807 नहीं, 1817 में। कब हुआ? 1817 में, ठीक है। 1807 में कब होता है? अरे यार क्यों 1807 बोल रहा है बार बार। 1817 में जो है ग्वालियर का युद्ध होता है दौलत राव सिंधिया और वॉरेन हेस्टिंग के बीच। अगला एक और अगले साल ही होता है, फिर अगले साल होता है मंदसौर का युद्ध। 1818 में मंदसौर का युद्ध होता है और एक होता है भोपाल का युद्ध। तो इस साल में 2 युद्ध हुए, ठीक है। यहाँ पर भी जो है मतलब 1818 में जब मंदसौर का युद्ध होता है और एक होता है भोपाल में युद्ध। तो अच्छा, भोपाल में 1818 में जो युद्ध हुआ था, तो पता है कौन शासिका थी? पता है क्या? गौहर बेगम यहाँ पर शासिका थी भोपाल की, जिस समय ये युद्ध हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना? अच्छा, ये चीज आपको पता है ना कि भोपाल की शासिका कौन कौन थी, कि नहीं पता? अरे यार सुनो, एक पहले तो थी गौहर बेगम, जिनको हम कुदसिया बेगम के नाम से भी जानते हैं। यही है कुदसिया, कोई अलग नाम नहीं है। कुदसिया बेगम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उनके बाद जो आती हैं, वो आती है हमारी सिकंदर जहां बेगम। क्या नाम है? सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम के टाइम ही 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, वो इन्हीं के टाइम हुआ था, ठीक है। 1818 में ये थी जब संधि हुई थी, उस समय कौन सी? कुदसिया बेगम। कब? 1818 के टाइम जब संधि हुई तभी कुदसिया बेगम थी। फिर आती है सिकंदर जहां बेगम, फिर आती है सुल्तान जहां बेगम, उनके बाद आती है सुल्तान जहां बेगम। इनने क्या बनवाया क्या नहीं बनवाया, ये सब मैं रियासत जब पढ़ाऊंगा आपको, उस समय मैं आपको सब बता दूंगा कि किसने क्या बनवाया, किसने क्या नहीं बनवाया, ठीक है। गौहर बेगम के बाद सिकंदर जहां बेगम, सिकंदर जहां बेगम के बाद सुल्तान जहां बेगम, और फिर आती है हमारी सिकंदर जहां बेगम, ठीक है। तो एक गौहर बेगम, सिकंदर जहां बेगम, उनके बाद आती है हमारी शाहजहां बेगम। कौन होती है? शाहजहां बेगम। और शाहजहां बेगम के बाद जो है नाम आता है, एक सेकंड, हम इसको इस नाम को यहाँ लिख देते हैं अच्छे से, ऐसे करके। अरे यार रुको, यहाँ लिख देता हूँ। कौन आती है? इनके बाद आती है शाहजहां बेगम, इनके बाद आती हैं सुल्तान जहां बेगम, ठीक है। और सुल्तान जहां बेगम के बाद जो आती हैं, वो आती है खुसरो जहां बेगम। समझ गए? ये भोपाल की लाइन से सीक्वेंस में चलने वाली बेगमें थी, जो पहले आई कुदसिया बेगम, जिनको गौहर बेगम भी कहते हैं। फिर आती है सिकंदर जहां बेगम, जो कि 1857 के रिवोल्ट के समय थी। फिर है शाहजहां बेगम, फिर है सुल्तान जहां बेगम, और फिर आती है खुसरो जहां बेगम। तो ये भोपाल की शासिका हैं। इनके बारे में मैं भोपाल रियासत जब पढ़ाऊंगा, बहुत ही डिटेल में आपको इनके बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो पुरंदर, बदगांव, सालाबाई, ये सारी संधि समझ में आ गई। मराठा और अंग्रेजों के युद्ध समझ में आ गए। पवस नाम की अपनी जो ट्रिक है वो समझ आ गई। तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, और अगली स्लाइड हमारी क्या क्या कहना चाहती है भैया? अगली स्लाइड कहाँ है यार? अगली स्लाइड तो नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर अगली स्लाइड नहीं है तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। अगली स्लाइड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। मध्य प्रदेश के जो आप प्रीलिम्स आप देंगे उसके भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और उन फैक्टों में आपको बहुत ये नेम बताने वाला हूं मैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, बाद में ही करेंगे ना।